रियल हीरो। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं नए तेवर नए कलेवर के साथ नया सवेरा के इस विशेष अंक को लेकर। मैं हूं शैला निगार। कई बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे हम बातचीत और अगले 1 घंटे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी कृतिका। सुप्रभात कृतिका। सुप्रभात शैला। और जिस तरीके से शैला ने बताया कि अगले 1 घंटे में हम देश से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाएंगे। इसमें खासतौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर। जी हां, आज नवा आयुर्वेद दिवस है और नवे आयुर्वेद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, जहां पे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम योजनाओं की भी शुरुआत होगी, उनका शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही देश से जुड़ी तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे, लेकिन नया सवेरा की शुरुआत करेंगे इस वक्त सुर्खियों के साथ। केरल के कासरगोड में आतिशबाजी के दौरान हुआ बड़ा हादसा। 160 जख्मी, 8 की हालत गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले के दौरान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। महाराष्ट्र में नामांकन का आज आखिरी दिन। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की आखिरी तारीख आज। और धनतेरस के साथ ही आज से दीपावली महापर्व की हुई शुरुआत। बाजारों में छाई रौनक, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। तो ये थे नया सवेरा की प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। जी हां, केरल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दुख भरी खबर ये, जहां कासरगोड में बड़ा हादसा सामने आया है। आपको बता दें कि अंजुतबलम मंदिर में आतिशबाजी के दौरान ये भीषण हादसा हुआ है और इस हादसे में 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। साथ ही 8 लोग गंभीर रूप से घायल इस हादसे में बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कलियाट्टम थेयम महोत्सव के दौरान ये भीषण हादसा हुआ है और जहां 160 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। हालांकि इन सभी को जो नज़दीकी अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बड़ा हादसा, 8 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 150 से अधिक लोग जो हैं वो घायल हैं। केरल के कासरगोड में ये बड़ा हादसा हुआ है। महोत्सव के दौरान एक हादसा हुआ है, जहां आतिशबाजी के दौरान ये दुर्घटना हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अजय रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, why this incident happened? What is the situation at the time, and how many people were present at the time of accident? तो अजय हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग उस समय मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, क्या कुछ परिस्थितियां थी, कैसे ये हादसा संभव हुआ और कितने लोग अभी जो हैं घायल हैं, क्या कुछ अभी ताज़ा परिस्थिति है, इस पर ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। अजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, प्लीज़ टेल मी अबाउट द इंसिडेंट, व्हाई दिस इट वाज हैपेंड एंड हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ दिस इंसिडेंट। तो केरल के कासरगोड में ये बड़ा हादसा हुआ है और कलियाट्टम थेयम महोत्सव के दौरान आतिशबाजी के दौरान ये दुर्घटना बताई जा रही है, जिसमें करीब 160 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार एक धुआं सा उठता हुआ देखा गया है और एक बड़ा हादसा इसे कह सकते हैं, क्योंकि लगभग 160 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
बड़ा हादसा केरल के कासरगोड में ये बड़ा हादसा हुआ है और वहीं एक पटना में भी कल रात मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मेट्रो टनल में लोको मशीन का ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है और इस हादसे में 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। साथ ही आधा दर्जन मजदूर घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 मजदूरों की हालत काफ़ी गंभीर है। फिलहाल घायलों को पटना के PMCH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये एक और हादसा इस वक्त सामने आया है बिहार के पटना से, जहां पर मेट्रो टनल में लोको मशीन का ब्रेक फेल हुआ, जिसकी वजह से 3 श्रमिकों की वहां पर मौत हो गई और आधा दर्जन मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। 4 की हालत बेहद गंभीर भी है। तो 4 मजदूरों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। घायलों को पटना में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मधुरेश ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मधुरेश, क्या कुछ है ताज़ा स्थिति? अभी घायल जो मजदूर हैं उनकी हालत कैसी है और राहत बचाव कार्य किस प्रकार? देखिए, जो राहत बचाव का कार्य है वो पूरा हो चुका है और ये जो हादसा है ये बताया जा रहा है कि सोमवार की रात लगभग 11 बजे के आसपास हुआ था। और ये हादसा तब हुआ जब एक लोको मशीन से सामान, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, उसको बाहर से अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था और उस लोको मशीन का जो था वो फेल हो गया, जिसके कारण वो मशीन अनियंत्रित होकर के कई मजदूरों के ऊपर चढ़ गई। और अभी जो आधा दर्जन मजदूर जो घायल बताए जा रहे हैं, उसमें से 4 जो मजदूर हैं उनकी हालत चिंताजनक है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जो डेथ के आंकड़े हैं वो भी बढ़ सकते हैं। हालांकि जो राहत और बचाव का कार्य था वो पूरा कर लिया गया है और जो कंस्ट्रक्शन वर्क वहां पे चल रहा था और जिसके सुपरविजन में चल रहा था, उससे भी पूरी जानकारी ली जा रही है। जो पटना मेट्रो के अधिकारी हैं वो कल रात से ही वहां पे कैंप कर रहे हैं। हमारी बात अभी कुछ देर पहले जो पटना मेट्रो की PRO है उनसे हुई और उन्होंने जानकारी दी कि अभी 2 कंफर्म डेट है के आंकड़े हैं उनके पास में। तो ये कहा जा सकता है कि 2 आधिकारिक पुष्टि है, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है 3 मजदूरों की मौत हुई है। जी, फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे मधुरेश के जो लोग घायल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि जो 4 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और जो 2 अन्य मजदूर जो बताए जा रहे हैं उनकी स्थिति सामान्य से ठीक ठाक है। लेकिन जो गंभीर रूप से घायल मजदूर है उनका इलाज पटना के PMCH अस्पताल में चल रहा है और चारों ही अभी ICU में भर्ती हैं और उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ब्लड लॉस काफी ज्यादा हुआ है और इसलिए जो मरीज हैं उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। इसके अलावा जो PMCH के डॉक्टर हैं उनकी तरफ से हालांकि अभी कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया है या उनकी तरफ कोई ब्रीफिंग नहीं। ये भी बताइए मधुरेश कि अब जब राहत बचाव का कार्य पूरा हो गया है तो अब मेट्रो निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, हादसे के बाद तुरंत मेट्रो निर्माण कार्य वहां शुरू किया जा सके ऐसी स्थिति अभी मुझे लग नहीं रही है। हालांकि अधिकारी इस बारे में कुछ बता नहीं रहे, लेकिन 1 से 2 दिनों में स्थिति सामान्य रूप हो जाएगी और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकते हैं। वैसे बताया ये भी जा रहा है कि अभी चूंकि दिवाली और छठ का त्योहार यहाँ बिहार में है, तो जो निर्माण कार्य है वो इस दौरान दिवाली से लेकर के छठ तक निश्चित रूप से थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं। तो ये वैसे भी ब्रेक लगने का समय था कि जब निर्माण कार्य या तो धीमी होती या फिर बंद होती। जी, मधुरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये हादसा कितने बजे हुआ है, साथ ही इस हादसे को लेकर अब किस तरीके से जांच की जा रही है? जी, ये हादसा सोमवार की रात लगभग 11 बजे हुआ है और इस हादसे के बाद सबसे पहले जो पटना मेट्रो के अधिकारी हैं वहां पे पहुंचे और पूरी जो राहत और बचाव कार्य था उसको पूरा किया और उसके बाद में टीम बना करके पूरे हादसे की जानकारी ली जा रही है। देखा जा रहा है कि किस स्तर पर चूक हुई है, किसी तरह की मशीनरी चूक है या किसी तरह की मानवीय भूल है, ये गलती कहाँ से हुई है और लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है कि कहां से गड़बड़ियां हुई हैं। हालांकि अभी जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से कोई मतलब जांच के लिए कोई SIT वगैरह गठन की बात अभी नहीं कही गई है, लेकिन संभव है कि आज दिन में जो संबंधित मंत्रालय है, जो विभाग है, उसके द्वारा जांच टीम का भी गठन किया जाएगा।
तो चलिए आप अपनी नज़र बना के रखिए, ज़्यादा जानकारी आपसे हासिल करेंगे। और अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं कासरगोड हादसे पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अजय, प्लीज़ डिस्क्राइब द इंसिडेंट व्हेन इट वाज हैपेंड एंड व्हाट हाउ मेनी पीपल वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट? We don't have any exact information about the number of people, but definitely there were thousands of devotees. This Kaliyatam, or rather the Teyyam festival, is a very significant part of their ritual life, their religious life, basically in the northern Kerala. And many families will come to this place even from abroad, having a family reunion also for these kind of occasions. So it was a huge crowd. I would say that it can extend to many thousands, even tens of thousands also may be present in this area. And this tragedy happened due to one simple fact: the storage of firecrackers and the area where it was burst, it was fired. That safety protocol was not followed here. And what we understand from district administration is that the temple festival committee didn't seek permission for the firecracker display, for the fire display, or not even for the storage. Because as per the guidelines, definitely it requires certain norms to be followed, and that was not followed here. Permission was not here, the norms were not followed, and the crowd was very nearby. So all these added to the seriousness of this sad incident today. And this happened today early morning. The Kaliyatam has started, the 2-day festival has started yesterday. It was supposed to progress today also. It is a 2-day festival, and now the whole festival has been disrupted due to this very grave incident. Ajay, please tell me about the present situation. Is it settled now? Yes, at the venue, it's all fine right now. All we can see from the certain visuals are that there's a small sign of stampede, some sort of stampede has happened. But right now, things are all normal at the venue. But the real situation is unfolding in the hospitals, where the injuries are taken to. And as we understand it, there are 8 critical cases from this incident, and we are just hoping that no lives may be lost. Tell me about the area where the temple is situated. Is it residential area? No. It's basically a cave. We call it temple itself, but many of the local people may call it cave. But in ritual terms, it's properly a temple, and the surrounding areas around the temple. So there is some sort of ground around the temple where these festivals keep happening. So the venue description is this: the ground area around the temple. But it was a huge crowd over there. I mean, that's what made this very serious incident. And the firecrackers, how it was stored, how it was burst, everything, that was not following any kind of norm. So this seems to be a very serious lapse in the whole administration part also. And administration is trying to say that the community didn't seek approval from the administration for this kind of firework display, etc. Okay, Ajay, keep your eye on the situation. Thank you so very much for this information. और आइए अब देखते हैं कि केरल के सांसद राजमोहन उन्नियन ने क्या कुछ कहा है. Number of injured people are only 154. Police was not cautious about this this festival. They were entered the temple and they were make an inquiry regarding this exploitation.
तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। वाकई ये हादसा लगभग 12:30 बजे का वक्त था जब ये हादसा हुआ। वहाँ पर एक पटाखों का स्टोर था जिसमें अचानक से कहीं से चिंगारी पहुंची और चिंगारी के बाद में जब वहाँ पर आग लगी तो जो तमाम हज़ारों की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद थे वो वहाँ पर खड़े होकर वीडियो भी बना रहे थे। लेकिन इसी बीच अचानक से वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है जिसके बाद में अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर बन जाता है और ये हादसा होता है। और अब अगर देखा जाए तो 160 करीब लोग इस वक्त घायल अवस्था में हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही 8 लोग ऐसे जो गंभीर घायल हैं। नजर हमारी इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री रोजगार मेले को भी संबोधित करेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सार्थक अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाएगा। साथ ही देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेले का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें नए कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। नई भर्तियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर 1400 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जो कि नई भर्तियों को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज के पर्व की। जी हाँ, आज धन्वंतरी जयंती और नवे आयुर्वेद दिवस है आज, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन करेंगे। 29 तारीख को हमारे ये जो हमारा आयुर्वेद संस्थान है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद पधार रहे हैं और उनके कर कमलों द्वारा यहाँ का जो हमारा फेज 2 उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री करने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अभिनव उपयोग को बढ़ावा देते हुए 11 तृतीयक स्वास्थ्य संस्थानों में ड्रोन सेवाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री करेंगे और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल पहलों को बढ़ावा देने के लिए YouWin पोर्टल का आगाज करेंगे। इस ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर 12 वैक्सीन निवारणीय बीमारियों के खिलाफ जीवन रक्षक टीके लगाए जाएंगे।
भारत में यूनिसेफ प्रतिनिधि सिंथिया मैककेफरी और यूएनडीपी इंडिया में रेजिडेंट प्रतिनिधि डॉक्टर एंजेला लुसगी ने केंद्र सरकार की इस पहल की तारीफ की है। वहीं पूर्व स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा है कि यूविन पोर्टल से गर्भवती महिलाओं के पास शिशुओं की टीकाकरण की जानकारी मोबाइल पर एसएमएस सेवा के जरिए उपलब्ध होगी। नया आईटी पोर्टल है यूविन, इसमें एसएमएस भेजने की भी व्यवस्था है। ये एसएमएस माताओं के मोबाइल नंबर पर आएंगे कि अब आपके बच्चों का फलाने टीके का समय हो गया है। दूसरी व्यवस्था ये है कि कुल जो कोहॉर्ट है यानी लाभान्वितों का समूह है, उसका किसी भी समय आप पोर्टल पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। India continuing to build on its leadership and its investment in children. UN first is advancing with equity India's children's rights by creating a portal that reaches them, as you said, with universal immunization. UN empowers communities by enabling families to schedule immunizations on their time frame. The UN platform is a digital registry, and it's very useful because it's an electronic register for every new mother and newborn child, which helps track their immunization from birth. Now, it's very unique because every new mother and child gets a unique identifier, which means that if they move from one part of the country to the other for work, for instance, they're still able to access immunization from any healthcare facility. प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया के विजन के अनुरूप चिकित्सा उपकरणों और थोक दवाओं के लिए PLI योजना के तहत 5 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा परीक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितेंद्र, धनतेरस के मौके पर लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर पे देखिए, आज का दिन बहुत खास है, धन्वंतरी जयंती है और माना जाता है कि धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। और ये भी माना जाता है कि आज के दिन अगर उनकी पूजा की जाती है तो आप निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो प्रधानमंत्री 12,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का यहाँ पर आज शिलान्यास, उद्घाटन और उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो 70 साल से अधिक उम्र के लोग हैं जिनको आयुष्मान भारत के दायरे में लाया गया है, उसकी आज शुरुआत होगी। मुझे उम्मीद है कि 2-3 लोगों को जरूर उनको कार्ड मिलेगा और वो लोग 1 साल में 5 साल तक का जो स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे। एक बहुत बड़ी पहल है ये। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट पहल शुरू की जाएगी, जो यूविन पोर्टल है। हम जानते हैं कि 2 करोड़ 70 लाख बच्चे हर साल पैदा होते हैं देश में, और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ बच्चों का जो टीकाकरण है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूविन पोर्टल के जरिए डिजिटल उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर मान लिया किसी गर्भवती महिला या फिर कोई जो नवजात बच्चा है उसकी अगली टीका कब होगी, उसको एसएमएस के जरिए सूचना दी जाएगी। और जब भी आपको टीका लगेगा तो डिजिटल सर्टिफिकेट, जैसे हम कोविड के समय में देखते थे वैसे सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आपके मोबाइल पे। तो डिजिटल पहल की शुरुआत है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कई सारी पहल की जा रही है। कई मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही साथ नर्सिंग कॉलेज का शुभारंभ किया जा रहा है और 11 एम्स देश में है, वहां पर ड्रोन सेवा की शुरुआत की जा रही है। और ये ड्रोन सेवा करीब 25 किलोमीटर के दायरे में, चाहे वो ब्लड सैंपल की बात हो या दवाओं की बात हो, उसको आसानी से कम समय में ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस शुरू की जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में अगर पहाड़ है तो वहां पर कई जगह आने जाने में दिक्कत होती है। त्वरित चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सुविधा की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा देश में प्रकृति परीक्षण की भी शुरुआत होगी, क्योंकि माना जाता है कि अगर जितने भी लोग हैं, देश के लोग हैं, उनकी प्रकृति परीक्षण होगा और उनको ये बताया जाएगा कि आप किस प्रकृति के हैं, आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, या फिर किस तरीके से खान पान आपका रखना है, किस तरह का जीवन लाइफस्टाइल आपको रखनी है। और ये जो आयुर्वेद संस्थान है, इसकी जो सेकंड फेज है उसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें पंचकर्मा का अलग से यूनिट होगा, जो स्पोर्ट्स का अलग से यूनिट होगा। साथ ही साथ एक 500 सीटों वाला, क्षमता वाला
ऑडिटोरियम की भी शुरुआत की जाएगी। इस तरीके से हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री की पहल है कि मेक इन इंडिया के तहत जो चिकित्सा उपकरण हो या फिर जो इम्प्लांट हो वो देश के अंदर ही बने। तो PLI स्कीम के तहत करीब करीब 5 जो बड़ी परियोजनाएं हैं उसकी भी यहाँ पर शुरुआत होगी। तो कुल मिलाकर हम देखें कि पूरे देश के लिए चाहे वो उत्तर की बात हो, दक्षिण की बात हो, पूर्व की बात हो, पश्चिम की बात हो, जितने भी राज्य है उनके लिए कुछ न कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं की आज शुरुआत की जाएगी, चाहे उसमें शिलान्यास भी होगा, उद्घाटन भी होगा और शुभारंभ होगा। तो एक बहुत बड़ी बात है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, साथ ही साथ चिकित्सा सुविधा लोगों तक आसानी से पहुंचे, सस्ती पहुंचे और उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो ताकि लोग सुगमता से, सुलभता से चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सके। इसकी पहल की जा रही है। जी हम देख रहे हैं नितेंद्र की प्रधानमंत्री लगातार गरीबों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखते हैं स्वास्थ्य को लेकर के कि उनके स्वास्थ्य में कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, सस्ते दामों पर उनको तमाम जो दवाइयां हैं वो उनको उपलब्ध की जा सकें, इसका प्रधानमंत्री को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और इसीलिए एम्स आज वो पहुँचेंगे जहाँ पर एक औषधि केंद्र का भी उद्घाटन करते हुए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नजर आएंगे। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एम्स में और साथ ही साथ जो बाकी देश के जो एम्स हैं वहाँ पर भी जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहीं से शुरुआत करेंगे और उसके पीछे बड़ी जो इसकी जो मुख्य बात ये है कि अगर कोई आता है इलाज के लिए तो उसमें उनको वहीं पर सस्ती दवा मिल सके अस्पताल परिसर में ही। अगर मान लिया एम्स की हम बात करते हैं तो करीब 12 से 15 हजार लोग हर दिन OPD में इलाज के लिए आते हैं। बिल्कुल। मरीज भर्ती भी वहाँ होते हैं, करीब 4000 से ज्यादा सीट है, बेड है तो वहाँ पर भर्ती होते हैं। तो वहाँ पर 50 से 90% सस्ती दवाएं, अगर मार्केट की हम बात करें, मार्केट में जो ब्रांडेड दवाएं हैं उनसे सस्ती 50 से 90% जन औषधि केंद्र पर मिलेगी। करीब करीब 2000 से ज्यादा दवाएं और 300 से ज्यादा चिकित्सा उपकरण इन जन औषधि केंद्र पर मिलेगा। और देश भर में ऐसे 14000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं और आज जितने भी एम्स है देश भर में उनमें इस पहल की शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ सरकार, प्राइम मिनिस्टर का टारगेट है कि देश में अगले 2 साल में 25,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले, ब्लॉक स्तर पे जाए, जिला स्तर पे खुले, ताकि सस्ती लोगों को गुणवत्ता वाली दवाएं मिल सके। क्योंकि हम जानते हैं कि इलाज में सबसे बड़ा जो खर्च होता है वो दवाओं पर होता है और इस वजह से प्रधानमंत्री की पहल है कि लोगों को क्वालिटी वाली दवा सस्ती मिले। बिल्कुल, और इसीलिए अंत्योदय की इसी भावना को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सके। उस दिशा में लगातार प्रधानमंत्री के प्रयास जारी हैं और उसी दिशा में धनतेरस के मौके पर एक बड़ी सौगात मिलने वाली है आज जनता को। फिलहाल नितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों का सिलसिला DD न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आपको बता दें कि ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा वर्चुअली माध्यम से आज हेली एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से बिना समय गंवाए मरीज की जान बचाई जा सकेगी। हेली एम्बुलेंस में वेंटिलेटर सहित सभी आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध होंगे। इसमें चिकित्सक सहित आवश्यक मेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि देश हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर
यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस से पहले आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में से एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ निर्णय शक्ति को रेखांकित किया। के बाद 553 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने अचानक ही आकर पड़ी। उस वक्त सरदार साहब ही थे जिन्होंने अपनी दृढ़ निर्णय शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और त्वरा से इस सबको एकत्रित कर आज के भारतीय संघ का मानचित्र हम सब ने लाया। और ये सरदार पटेल ही थे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश एक होकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। और अब बात महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव की, तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। पर्चों की जांच कल की जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दें कि 4 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य की सभी 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जहां मतगणना उसके बाद 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कल अपने पर्चे भरे। राज्य के वन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधीर मुनगंटीवार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के पुत्र अमित ठाकरे सहित कई दिग्गजों ने भी कल अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी दलों के लिए 4 सीट छोड़ने की घोषणा की है। जहां आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इस बार कलीना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। युवा स्वाभिमान पार्टी को वार्डनेरा सीट दी गई है। गंगाखेड़ सीट जो है वो राष्ट्रीय समाज पार्टी को, जबकि शाहूवाड़ी सीट जन स्वराज शक्ति पार्टी को मिली है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे ने चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की अपनी 7वीं सूची जारी कर दी है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मनसे ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। ये 7वीं सूची है जिसमें 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मनसे ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और बात करें झारखंड की, तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा और इसके लिए अब तक 632 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि पर्चों की जांच कल की जाएगी और उम्मीदवार आपको बता दें कि 1 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। इस बीच चुनाव के सिलसिले में राज्य में तलाशी अभियान के दौरान अवैध सामग्री और 86 करोड़ 32 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन के 20 मामलों में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी भी हासिल करेंगे। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे पल पल की जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि अब बात होगी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नागपुर से चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही रांची से कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर, आपके पास में आना चाहेंगे, आपके पास क्या कुछ ताज़ा अपडेट है विधानसभा चुनावों से जुड़ी? क्योंकि अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं अभी तक चीज़ें साफ नजर नहीं आ रही थी। जो गठबंधन है उनके बीच में तकरार अभी भी नजर आ रही थी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स हैं? फिलहाल आज जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और साथ ही साथ कांग्रेस के भी जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये दो दिग्गज नेता जो हैं वो आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसके अलावा जो अन्य नेता हैं जिनकी सीटें अटकी हुई थी, चाहे वो मध्य नागपुर हो, दक्षिण नागपुर हो, इनकी भी सीटें जो अटकी हुई थी वो भी अब क्लियर हुई हैं, तो वो भी आज नामांकन करेंगे। और आज आखिरी दिन भी है और अब तक की जो राजनीति थी वो इस बीच में गुजर रही थी कि आज सीटों के बंटवारे के इर्द गिर्द अब तक की राजनीति थी। और अब सबका ध्यान इस तरफ होगा कि जो बागी हैं या जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने नामांकन अगर वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, इस पे भी राजनीति होगी। क्योंकि कांग्रेस इसमें सबसे ज़्यादा उसको डेंट पड़ा है, क्योंकि जो अनीस अहमद हैं वो अखिल भारतीय कांग्रेस के जो सचिव हैं महाराष्ट्र में, वो अपना वहाँ से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है और वो अब बहुजन जो अखाड़ी, वंचित अखाड़ी जो गुट है उस पर वो आ गए हैं। उसी प्रकार से जो रामटेक की सीट है जिसमें दोनों तरफ से शिवसेना लड़ रही है, लेकिन उसमें भी कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो उनको बना पाने में कांग्रेस असमर्थ रही है और वो भी अपना नामांकन जो है वहां से दाखिल करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाक्रम है ये लगातार कांग्रेस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रांची से कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार आलोक, जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे तमाम मुद्दे भी उछलने लगे हैं। कई मुद्दे हैं जो वहां पर प्रमुखता से इस समय उछल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम कहें, जैसा कि आपने कल भी देखा था, जिस निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी सीएम को, और जिस तरीके से घुसपैठ का मुद्दा, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट्स के विभिन्न जो प्रमंडल के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में उनका घुसपैठ जारी है और उसको लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या वहां पर पैदा हुई है। और खासकर जो ट्राइबल की जो आप कहते हैं आइडेंटिफिकेशन जो उनका होता है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनके अपने रहने सहने का अलग उनका अंदाज है और उस संस्कृति पर चोट पहुंचाने की कोशिश वहां पर हो रही है। दूसरा, संसाधनों पर भी कब्जा करने की कोशिश हो रही है और राज्य सरकार इस पर खुली छूट उन्होंने दे रखी है। खासकर अगर हम कहें कि कल जब हम DD कॉन्क्लेव में थे तो वहां उनके जो नेता थे विनोद पांडे, उनसे जब पूछा गया घुसपैठ के बारे में, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ घुसपैठ है और इस पर सरकार, राज्य सरकार जो है बहुत तेजी से या बहुत उन पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। और हम इस पर, यानी कि आपने माना कि घुसपैठ हो रहा है। अब तक की आप कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप नंबर बताइए कि कितने घुसपैठिए आए हैं, लेकिन कल जब उन्होंने कहा कि घुसपैठ की समस्या है और उस पर हम नियंत्रण कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर झारखंड में खास करके, और इसको भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मुखरता से उठा रही है। ठीक है आलोक, आपके पास वापस आएंगे। चंद्रशेखर भी हमारे साथ लगातार बने। चंद्रशेखर, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो MVA में कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो अभी तक साफ नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी भी 1 से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और शिवसेना दोनों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे कई सीटें ऐसी हैं जिसमें कि कांग्रेस के पास अपने जो विकल्प हैं वो काफ़ी सीमित नजर आ रहे हैं। क्योंकि विदर्भ की जैसे सीटों की मैंने बात की, कई सीटों पर कांग्रेस चाहती थी कि उनके कैंडिडेट वहां पर लड़े, लेकिन शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो चाहता है कि उनकी कुछ सीटें जो है वहां पर दी जाए।
और इसी बीच में कशमकशी जो हो रही है इसमें कांग्रेस तो काफी सारा डेंट हो रहा है, क्योंकि जो उनके जिनको सीट सिटिंग कैंडिडेट थे उनको हटाया गया है, तो जिससे वो जो हैं वो बागी बनते चले जा रहे हैं और ये तमाम चीज़ें हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा, जैसे कि आलोक हम बता रहे थे कि यहाँ पर भी जो कुणबी है और तेली हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर हैं और उनको लेकर के राजनीति जो है इस बार यहाँ पर ज़्यादा देखी जा रही है कि कौन जिसको ज़्यादा साथ पाता है। मुस्लिम और दलित को लेकर के कांग्रेस और कुणबी जाति को लेकर के कांग्रेस जो है वो मुखर है, साथ ही साथ तेली समाज को लेकर के जो है बीजेपी वो कोशिश कर रही है कि उन सीटों को साधा जा सके। तो यहाँ पर जो है इस बार जातीय समीकरण को बिठाने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा की जाए। बिल्कुल सवाल कई सारे हैं लेकिन समय कम है। आगे आपसे संपर्क करेंगे, ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफी रोचक होती जा रही है झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह की राजनीति। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नया सवेरा। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब देश की राजधानी दिल्ली की, जहां जहरीली हवाओं का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, कई इलाकों में हवाओं में घुलते जहर ने लोगों की सांसों पर हमला करना शुरू कर दिया है। एयर पॉल्यूशन की वजह से लोगों की आंखों में जलन हो रही है, खांसी और खराश से भी लोग परेशान हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो हाल ही में ये बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया था। अगर राजधानी दिल्ली में आज सुबह के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो नरेला में 313, अलीपुर में 306, मुंडका में 338, सोनिया विहार में 313, आनंद विहार में 314, जहांगीरपुरी में 306 और वजीरपुर में 309 दर्ज किया गया। बिल्कुल, साथ ही आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इसके और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। फिलहाल दिल्ली के अंदर ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, जिसके कारण कई चीजों पर इस वक्त पाबंदी लगी हुई है कि कहीं ना कहीं जैसे भी जितनी जल्दी हो सके इस बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके, लेकिन फिलहाल ये अभी कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। और अब बात धनतेरस की। जी हाँ, आज धनतेरस है और इसी के साथ दीपावली के उत्सवों की भी शुरुआत हो गई है। धार्मिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो इनके अनुसार आज के दिन भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन सोना, चांदी, आभूषण और बर्तनों की खरीदारी करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। आज से दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो गई है। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी का दिन है। कैसे करते हैं भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना और क्या है शुभ मुहूर्त, साथ ही क्यों ही आज ही हम खरीदते हैं सोना, चांदी या बर्तन, आइए जानते हैं। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत धनतेरस का पर्व करता है। धनतेरस आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद के आद्य आचार्य सुश्रुत मुनि ने भगवान धन्वंतरी से ही चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। 5 धातु जिनकी बड़ी भूमिका है स्वास्थ्य के बारे में, वो है तांबा, कांसा, पीतल,
सोना और चांदी। इनके बर्तनों में भोजन करने से, भोजन पकाने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। 29 तारीख को 2 बजे से दोपहर से लेकर 3:31 तक ये कुंभ मुहूर्त है, जो स्थिर लग्न है, उसमें खरीदारी आप कर सकते हैं तो आपकी संपत्ति आपके घर में टिकेगी। एक वृष लग्न का मुहूर्त है 6:36 शाम से लेकर 8:32 तक। भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए आज के दिन सोना, चांदी और बर्तन खरीदना भी शुभ मानते हैं। आज के दिन भगवान धन्वंतरी से सुख और समृद्धि के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की जाती है। कई स्थानों पर आज से 5 दिन तक घर के आंगन और दरवाजे पर रंगोली बनाने की भी प्रथा है। आज से 5 दिन तक हम दीपावली का उत्सव मनाएंगे, यानी दीप जलाएंगे, जिससे वातावरण में तो सकारात्मकता आएगी ही आएगी, साथ ही समृद्धि भी बढ़ेगी। और आज का दिन एक महत्वपूर्ण बात को भी याद दिलाता है कि हमारे जीवन में धन और स्वास्थ्य का संतुलन होना बेहद आवश्यक है। दोनों में से एक भी यदि हमारे जीवन में नहीं होगा तो हमारा जीवन सुखद व्यतीत नहीं हो सकता है। दोनों का ही हमारे जीवन में बेहद महत्व है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीजी न्यूज़, दिल्ली। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारी सहयोगी संध्या शर्मा का। संध्या, सुप्रभात। आज अखबारों में क्या कुछ अहम सुर्खियां हैं जिन्हें प्रकाशित किया गया है? सुप्रभात कृतिका और शैला। अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं जनगणना से जुड़ी हुई खबर के साथ, जिसे आज प्रमुख अखबारों ने पहले पेज पर स्थान दिया है। जी हां, लिखा है कि अगले साल होगी जनगणना। लोकसभा सीटों के परिसीमन का साफ होगा रास्ता। 2026 में उपलब्ध होंगे जनगणना के आंकड़े और 2025 से शुरू होकर 2026 तक ये जनगणना का काम चलेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक खबर प्रकाशित है, लेकिन सभी प्रमुख अखबारों ने आज इसे पहले पेज पर स्थान दिया है। एक और खबर की बात करते हैं। भारत में पहली बार बनेंगे सैन्य परिवहन विमान, जो कि कल भारत के लिए बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण दिन था, उसे आज सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। और साफ तौर पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज ने वडोदरा में निजी क्षेत्र के निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। और इसकी क्या कुछ खासियत होगी, क्या खूबियां होंगी जो C295 परिवहन विमान होगा, उसको लेकर के भी आज अखबारों ने बताया है। एक और खबर की बात करते हैं, वो है दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष कल मिले और उनके बीच वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में जो द्विपक्षीय बैठक हुई, उसको लेकर के हरिभूमि अखबार ने देश विदेश पेज पर यह खबर प्रकाशित की और लिखा है कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में भारत और स्पेन। साथ ही लिखा कि UN कानून से संचालित हो हिंद प्रशांत क्षेत्र। साथ ही क्या कुछ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, द्विपक्षीय बैठक के दौरान बातचीत हुई, उसे आज बताया गया है। हिंदुस्तान अखबार ने अपना देश पेज पर एक खबर ली है और लिखा है कि अदम्य अक्षर समुद्र में रखेंगे पैनी निगाह। जी हां, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बनाए 2 स्वदेशी पोत का कल जलावतरण किया गया। इस खबर को बताया गया है, इसकी क्या कुछ खासियत है वो बताया है। नवभारत टाइम्स ने अपने पेज पर एक खबर ली है और बताया कि LAC पर पहली गश्त कल या परसों होगी। जी हां, कितनी बार होगी पेट्रोलिंग, इसको लेकर के कोई शर्त नहीं है। आपको बता दें कि ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर देपसांग और डेमचौक पर डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वह अंतिम पड़ाव में है और उसको लेकर के ये खबर प्रकाशित की गई है। एक और खबर जनसत्ता अखबार ने चिंताजनक के साथ प्रकाशित की और लिखा है कि वर्ष 2023 में नए रिकॉर्ड पर पहुंचा उत्सर्जन का स्तर। 2 दशकों में हुई 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी। साल दर साल बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के माध्यम से ये खबर प्रकाशित की गई है और चिंता व्यक्त की गई है। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जिसमें लिखा है कि ब्रेन स्ट्रोक भारत में मौत का तीसरा बड़ा कारण बनता जा रहा है। जी हाँ, विशेषज्ञों ने ये बात कही है वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मौके पर और लिखा है कि 80% मामले ऐसे होते हैं जिसमें बचाव संभव है। तो आज के अखबारों की अगर बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई यह है खास, अहम और प्रमुख खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या। तमाम महत्वपूर्ण खबरों को तमाम देश के अखबारों से समेटकर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ में अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं हमारे एक और अगले सेगमेंट का, जहां हम देखेंगे दुनिया भर की कुछ और खास अहम खबरें।
इजराइल की संसद ने एक नया कानून पारित किया है और ये कानून संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को गाजा के लोगों को सहायता प्रदान करने पर रोक लगाता है। इस कानून के जरिए यूएन की एजेंसी को इजरायली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान है। ये विधेयक फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को इजराइल के अंदर कोई भी गतिविधि करने या फिर कोई भी सेवा प्रदान करने से प्रतिबंधित करता है। ये कानून ऐसे वक्त में पारित किया गया है जब इजराइल और हमास के बीच 1 साल से ज्यादा समय से चल रहे संघर्ष में अभी तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि इजराइल की संसद में ये कानून 92 के मुकाबले 10 मतों से पारित हुआ। कानून को पारित करने से पहले हुई चर्चा के दौरान इसके समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी बहस भी हुई। इसके साथ ही इजराइल की संसद में UNRWA के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने वाले दूसरे विधेयक पर भी मतदान हुआ, जहां इजराइल ने UNRWA पर आरोप लगाया है कि इसके कुछ कर्मचारी हमास के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही इजराइल ने आरोप लगाया है कि UNRWA के हजारों स्टाफ सदस्यों में से कुछ ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों में हिस्सा भी लिया, जिससे गजा में जंग छिड़ गई। इजराइल ने आरोप लगाया कि UNRWA के सैकड़ों कर्मचारियों के आतंकवादियों से भी संबंध हैं। UNRWA इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक समेत गाजा में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करता है। इस कानून के पारित होने से एजेंसी के काम पर असर पड़ सकता है और गाजा में लोगों को मदद पहुंचाने में मुश्किल हो सकती है। और इसी के साथ नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कारोबार जगत की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने चावल मिलर्स के लिए भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया। भारतीय खाद्य निगम के शिकायत निवारण पोर्टल का लॉन्च करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि ऐप चावल मिलर्स को सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करने की अनुमति देता है। साथ ही एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद 3 दिनों के भीतर जांच करने के लिए 3 सदस्यीय टीम भेजी जाएगी। ईडी ने 4037 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 503.16 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। और अब खबरें खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 अक्टूबर को इंडियन सुपर लीग में पंजाब FC और चेन्नई FC के बीच मैच खेला जाएगा। बिहार के राजगीर में 11 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाले महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के लिए सलीमा टेटे को भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। वहीं नवनीत कौर को उप कप्तान बनाया गया। पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच गैरी कर्स्टन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्स्टन 6 महीने पहले अप्रैल 2024 में पाकिस्तानी टीम के कोच बनाए गए थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गेप्सी को पाकिस्तानी टेस्ट टीम का कोच बनाया गया है। और साथ ही भारतीय महिला हॉकी टीम को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने में अहम भूमिका में रही रानी रामपाल ने हाल ही में हॉकी से संन्यास ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व भारतीय हॉकी दिग्गज रानी रामपाल को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि उनके सेवानिवृत्ति की खबर ने देश भर के उनके प्रशंसकों को दुखी कर दिया है। पीएम मोदी ने यह भी लिखा है कि उनकी 28 नंबर की जर्सी बेजोड़ कौशल और अजेय लक्ष्यों का पर्याय है। उन्होंने रानी रामपाल का उल्लेख देश की सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक के रूप में भी किया है।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र मिलने पर पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी जाहिर किया और इस दौरान उन्होंने लिखा है कि अपने रिटायरमेंट पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री से प्रशंसा पत्र पाकर सम्मानित महसूस कर रही हूं। नरेंद्र मोदी जी, मेरे रिटायरमेंट पर आपके दयालु शब्द बहुत मायने रखते हैं सर। हालांकि मैं मैदान से बाहर चली गई हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा उस खेल के साथ रहेगा जो मुझे पसंद है। हॉकी ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं योगदान देना जारी रखूंगी। और अब खबरें सिने जगत से। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल का टीजर मिलियन से अधिक व्यूज पाने वाला TFI का पहला टीजर बन गया है। फिल्म 5 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज होगी। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वार की शूटिंग शुरू होने वाली है। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। तमिल स्टार थलपति विजय ने अपनी पहली रैली में राजनीति के लिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर चुप्पी तोड़ी। थलपति ने कहा कि वो राजनीति में इसलिए आए ताकि लोगों के लिए कुछ कर सकें। फरहान अख्तर ने पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, अली फजल की मिर्जापुर द फिल्म का धांसू टीजर शेयर कर दिया है। अब बड़े पर्दे पर गुड्डू पंडित और मुन्ना भैया के बीच गद्दी को लेकर खेल होने वाला है। फिल्म तगलान 31 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। फिल्म में विक्रम, पार्वती, थिरुवोथु, मालविका मोहनन, डैनियल और पशुपति प्रमुख भूमिकाओं में हैं। सिंघम अगेन के कलाकार अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर को निर्देशक रोहित शेट्टी के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित दिवाली समारोह में राजनेता राज ठाकरे द्वारा सम्मानित किया गया। और चलिए अब बात करेंगे मौसम की और जान लेते हैं मौसम का हाल। और समय हो गया है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं धनतेरस की रौनक समेटी कुछ खूबसूरत तस्वीरों के साथ। बिल्कुल, और इसी के साथ आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप अपनी खरीदारी जरूर कीजिएगा क्योंकि सोना, चांदी और आभूषण खरीदने का आज कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी शुभ माने जाते हैं। और साथ ही कुछ लोग वाहन की भी खरीदारी आज करते हैं, तो आज आप अपनी शॉपिंग जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी शैला और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।